नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। हम जैसा कि पिछले वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम इस वीडियो में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनकी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे तथा उपभोक्ता वस्तुओं किन भागों में बांटा जाता है, किन वस्तुओं में बांटा जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु को हम उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं। सबसे पहले ये यानी कि प्रोडक्शन गुड्स या प्रोडक्ट गुड्स। ठीक है, इनको वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। मानवीय आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जैसे कि भूख, प्यास इत्यादि। यानी कि जिस चीज़ की भी भूख हो व्यक्ति को, या जिस चीज़ की भी व्यक्ति को आवश्यकता हो, उसको संतुष्ट करती हो, उनको उपभोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध हो गया, आइसक्रीम हो गया। अगर इसका कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो उससे उसकी भूख वाली जो आवश्यकता होती है, जो उसकी भूख होती है, वो संतुष्ट हो जाती है उस। ठीक है, और ये वो वस्तुएं होती हैं, अंतिम उपभोग वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं? ये अंतिम उपभोग वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जो क्या है? अंतिम उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो, यानी कि उत्पादन की सीमा पार कर चुकी हो, जिनमें मूल वृद्धि ना हो, जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार हो, उनको क्या बोलते हैं हम? अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। उन अंतिम वस्तुओं को हमने वह समझा था कि दो भागों में बांटते हैं, अंतिम उपभोग वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो हमारी जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं या उपभोग वस्तुएं होती हैं, वो अंतिम उपभोग वस्तुएं होती हैं। जैसे दूध, आइसक्रीम, गेहूं, चावल, मक्का आदि। ठीक है, ठीक है। अब ये वस्तुएं जो होती हैं, उपभोग वस्तुएं होती हैं, अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती है। मैंने बता दिया है। आप जब अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने पहले समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो आई बटन पे आपको दोबारा मिल जाएगा अगर आपने पहले नहीं देखी है तो। ठीक है, तो वो वहाँ से आप समझ सकते हैं। और अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब उपभोग वस्तु किन में डिवाइड किया जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? उपभोग वस्तुएं 4 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं, चौथा है आपका सेवाएं। ठीक है, अब जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, ये हमारी अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। यह वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग जो है लंबे वर्षों तक किया जाता है। ठीक है, जिनका प्रयोग क्या किया जाता है? लंबे वर्षों तक किया जाता है। और इनका सापेक्षिक मूल्य यानी कि इनका जो कीमत जो होता है, ठीक है, वो काफी हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, जो जब तक ये वस्तुएं खत्म ना हो जाती हैं, तब तक इनका बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जो होती हैं, उनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, उनका उच्च मूल्य होता है और ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती हैं और इनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया आपका, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, कपड़े धोने की मशीन होगी इत्यादि। ठीक है, फिर आपका आता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, ये सिंपल से नाम से आपको पता चल रहा हो, अर्ध टिकाऊ यानी कि जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं, यानी कि थोड़े दिनों तक ही चलती हैं या जिनका थोड़े दिनों तक यूज किया जा सकता है। वे वस्तुएं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अधिक समय के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। और इनका जो मूल्य जो होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि उच्च मूल्य नहीं होता है अगर हम कंपेयर करें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में। ठीक है, जैसे कपड़े हो गए, ज़्यादा महंगे नहीं होते, फर्नीचर हो गए, क्रॉकरी हो गया,
ठीक है, और बिजली का सामान हो गया इत्यादि। ये जो सारे होते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक यूज होते हैं। जैसे बिजली के सामान होते हैं 2-3 साल तक ही यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें खराबियाँ आने लग जाती हैं, वो खराब हो जाते हैं। कपड़े जो होते हैं हम 1 या 2-3 साल ही पहनते हैं और उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है। तो ऐसी वस्तु को हम अर्ध टिकाऊ वस्तु बोलते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग ना की जाए और जिनका मूल्य जो है अधिक ना हो, ठीक है। अब गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु हमारा तीसरा है। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो केवल एक ही बार, ठीक है, यहाँ पे एक बार आएगा, जो एक ही बार उपयोग किया जा सकता हो। जैसे कि भूख को संतुष्ट करने के लिए डबल रोटी। आप डबल रोटी को एक बार खा लोगे तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका आइसक्रीम हो गया, वो जो है एक बार आप खा लोगे उससे आपकी इच्छा संतुष्ट हो जाएगी और फिर उसको कोई दोबारा नहीं खा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक क्या 1 या 2 दिन से भी ज़्यादा नहीं चल सकते हैं अगर उनका उपभोग कर लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैस, स्याही, दूध, पेट्रोल आदि, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उनको हम एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, इसलिए एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है इनका, ठीक है। और अब चौथा जो वर्गीकरण है हमारी उपभोक्ता वस्तुओं का, वो है आपका सेवा या सेवाएं। ये क्या होते हैं? गैर भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तु उनको कहते हैं जो हमें सापेक्षित रूप से दिखती हैं, ठीक है, जैसे बिजली का कुकर, कपड़े, मशीन आदि, इनको भौतिक वस्तु कहते हैं। और गैर भौतिक वस्तु उनको कहते हैं जो वास्तव में दिखती तो नहीं है मगर उनका भी आदान प्रदान होता रहता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में उसका भी सुचारू रूप से चलती रहती है, जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील और घरेलू नौकर। अब जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी को डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो तो वहाँ पे आप उसकी सर्विस लेते हैं, उसके बदले में उसको पेमेंट देते हैं। ऐसे वकील के पास जाते हैं तो उस वकील आपको सर्विस देता है एंड आप उसके बदले में उसको पेमेंट देते हैं। इसी प्रकार से स्कूल के टीचर्स हो गए, ठीक है, नौकर हो गए, ठीक है, और अमेजोन डिलीवरी वाले भी आप एक प्रकार से सर्विस देते हैं, वो भी आपके इसी कैटेगरी में आएंगे। मगर यहाँ पे जो अमेजोन डिलीवरी वाले जो अपनी सर्विस देते हैं वो आपको भौतिक वस्तु दे के जाते हैं, मगर उनकी सर्विस के बदले में जो अमेजोन कंपनी है उनकी सर्विस के बदले में उनको पेमेंट देती है, क्योंकि वो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर और अमेजोन को, ठीक है। तो इसके अंदर हम गैर भौतिकी वस्तुओं को रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पूंजीगत वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, भौतिक वस्तु को कितने भागों में बांटा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पूंजीगत वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उत्पादक की अंतिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है। हमने आपको बताया है कि पिछले वीडियो में कि अंतिम वस्तुओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है अंतिम उपभोग वस्तुएं होता है, दूसरा जो होता है अंतिम उत्पादक वस्तु होते हैं। इसलिए जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वो अंतिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है। ये वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन के प्रक्रिया में लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक उपयोग की जाती हैं और जिनका मूल्य जो है काफी उच्च होता है, ठीक है। तो ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों का मतलब है कि यहाँ पे आप जो है आपकी जो संपत्ति है, धन दौलत है, उसके रूप में ये काम आती है और जो काफ़ी लंबे समय तक आपके पास रहती है। और इसके रख रखाव पे जो आप खर्चा करते हो उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। जो टूट फूट मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे हमारा जो खर्चा होता है उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो कैपिटल वस्तुओं में जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। उदाहरण के रूप में प्लांट और मशीनरी, ठीक है। अब मशीन्स जितनी भी होती हैं किसी भी फर्म्स के
पास होती है वो किस में काम आती हैं, प्रोडक्शन में काम आती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में काम आती हैं। और प्रोडक्शन में काम आते आते कई 2 साल बाद उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके लिए कंपनी जो है उसमें कुछ खर्चा करता है या उसके लिए कुछ पैसा बचा के रखता है, जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है, ये ताकि वो बेटर कंडीशन में दोबारा से आ सके और जितना प्रोडक्शन वो पहले कर रही थी उतना ही प्रोडक्शन दोबारा करने लग जाए। इसलिए पूंजीगत वस्तु को उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, जो कि उत्पादक की अंतिम वस्तु होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप दूसरी डेफिनेशन यूं देख सकते हैं कि अंतिम वस्तुओं के रूप में, ठीक है, पूंजीगत वस्तु उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे मशीनरी और प्लांट आदि हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा के अनुसार हम इसकी 4 विशेषता, जैसे कि हमने अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं की 4 विशेषता बताए थे कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है या उपभोग वस्तु है, ठीक है। पहला, उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां जितनी भी होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं होंगी, ठीक है। जहां पे भी स्थिर परिसंपत्तियां आएंगी वो उत्पादक की क्या होंगी, अंतिम वस्तु होंगी, ठीक है, या पूंजीगत वस्तु होंगी, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, पूंजीगत वस्तु होंगी और अंतिम उत्पादक वस्तु होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। इनका उच्च मूल्य होता है, पूंजीगत वस्तु का हमेशा उच्च मूल्य होता है, ठीक है। और पूंजीगत वस्तु में मूल्यह्रास भी शामिल होता है, इन बात का आप ध्यान रखोगे तभी आप किसी भी वस्तु को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो पूंजीगत वस्तु है या उपभोग वस्तु है या अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। अब आपको पता है कि अंतिम वस्तु है, मगर अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम उत्पादक वस्तु है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, नोट पॉइंट है, आप नोट कर लेना। जैसे नेट और बोल्ट होते हैं और कील और पेच होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो अधिकतर घरों में और मशीनों में यूज की जाती हैं, जो काफी लंबे समय तक प्रयोग की जाती हैं। मगर इसका ये ध्यान रखना कि ये पूंजीगत वस्तु नहीं होती है। आपको पता है कि पूंजीगत वस्तु की जो शर्तें हैं, इनको आप शर्तें भी बोल सकते हैं, उनका उच्च मूल्य होना चाहिए, ठीक है। एक तो पहली बात कि वो स्थिर परिसंपत्ति नहीं है, नट एंड बोल्ट आप उनकी स्थिर परिसंपत्तियां नहीं होती हैं, ठीक है, किसी के पास भी है। और दूसरा, उत्पादन की प्रक्रिया में इनका अगर बाई चांस यूज भी होता है तो उनका मूल्य जो है अधिक नहीं होता है, ठीक है, नट और बोल्ट का, ठीक है। और इनमें मूल्यह्रास शामिल होता है, एक बार खराब हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं, बोल्ट हमारे खराब हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। तो ऐसी वस्तु को हम इनमें मूल्यह्रास शामिल होता है, इसलिए इनको हम पूंजीगत वस्तु में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम क्या नाम है, टिकाऊ वस्तुओं या अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल किया जाता है, ठीक है। कम मूल्य वाली वस्तु होती है ना, टिकाऊ वस्तु में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्ध टिकाऊ वस्तु में शामिल किया जाएगा। अब आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दोगे कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, क्योंकि उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। इन वस्तुओं में शामिल होती हैं या होते हैं, पहला, कच्चा माल, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग। दूसरा, जिनका प्रयोग स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है, जैसे यहाँ पे स्थिर परिसंपत्ति आप लिख लेना, ठीक है, प्लांट तथा मशीनरी, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें कच्चा माल शामिल होता है, जिनमें जिनमें उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, उनको हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जबकि अर्थात उत्पादक वस्तुओं में कच्चा माल और स्थिर परिसंपत्तियां शामिल होती है, जबकि पूंजीगत वस्तु में सिर्फ स्थिर परिसंपत्तियां शामिल होती है। जैसे कि अभी बताया था, हमारी शर्त क्या है,
और पूंजीगत वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जो जिनमें स्थिर परिसंपत्तियां शामिल होती हैं और जिनको कई वर्षों तक, लंबे वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अतः सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। ठीक है। तो नोट, आप ये कहेंगे कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती हैं। ये एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के रूप में कई हमें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी का प्रयोग हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी का कुर्सी बनाने के लिए बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे रूप में लिख लेना। ठीक है। तो ये आपका आज का हो गया पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है। आगे हम निवेश तथा उनके प्रकार पढ़ेंगे और डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को इसी नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है पोएम द आर्ट्स कोचिंग सेंटर, उसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को जोड़ लो, जहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी।